नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो। तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की थीम 6 डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में ये जानने की कोशिश की थी कि एक तरीके से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या थे। हमने ये बात करी सबसे इम्पोर्टेंटली कि पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान जो एक तरीके से लैंग्वेज इशू था उसको बहुत प्रॉपरली लिया गया और बार बार ये बात एम्फसाइज भी की गई कि भाई कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंसेस बनाने चाहिए। पर हमने ये जानने की भी कोशिश करी कि ये जो एजेंडा है एक तरीके से कहीं ना कहीं पार्टीशन के बाद काफ़ी ढीला पड़ गया। अब समझने की कोशिश पहले ये करते हैं कि भाई नेशनल मूवमेंट के दौरान जब लोगों को मोबिलाइज़ करना था तब तो हमने बहुत अग्रेसिवली पूरे लैंग्वेज एजेंडा को एक तरीके से प्रमोट किया। जब हमने लैंग्वेज एजेंडा को बहुत अच्छे से प्रमोट किया, बार बार ये बात भी बोली कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो हैं उसको प्रमोट करना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को लाना चाहिए। तो फिर सवाल अब ये उठता है कि सडनली एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होने के बाद हमने ये पूरे इस एजेंडा को इतना वीक क्यों कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ है कि देखो, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। सबसे पहला चैलेंज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के कारण सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि भाई जो पूरा नेशनल मूवमेंट का नैरेटिव उस समय बन गया था, खास करके पाकिस्तान की तरफ से और जिन्ना की तरफ से, वो कुछ ऐसा बन गया था कि भाई नेशनल मूवमेंट में ये बातें बोलने लग गए लोग, जैसे जिन्ना एंड उसके जो फॉलोअर्स थे, कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो हिंदुओं के लिए है और हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए है, और उर्दू स्पीकिंग और मुस्लिम लोगों के लिए जो है एक तरीके से पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ये जो लैंग्वेज है इसका एक फॉल्ट लाइन बना के इसका प्रयोग किया गया, और लैंग्वेज का फॉल्ट लाइन बना के जब प्रयोग किया गया तो हमें ये चीज़ समझ आई उस टाइम पे कि भाई हमारा जो चैलेंज है नेशनल यूनिटी का, नेशनल इंटीग्रेशन का, वो तो वीकन हो जाएगा, और अगर वो वीकन हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उस समय हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, उनको समझ आई कि देखो भाई, लिंग्विस्टिक चीज़ों के बारे में और लिंग्विस्टिक रिलेटेड प्रोविंसेस के बारे में हमने चर्चा ज़रूर की है, हमने प्रोमिसेस भी की हैं, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर अस टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड फॉर इट। फिर दूसरा एक चैलेंज बड़ा ये आया कि कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी बहुत डिस्टर्ब्ड थी। तो कम्युनल हार्मनी के डिस्टर्बेंस के कारण ये हुआ कि भाई नेशनल यूनिटी को अगर हमें मेंटेन करना था तो कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। तो जब कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने की बात आई तो भी हमने यही बात बोली कि भाई देखो, सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है हर हालात में कि किसी भी लेवल पे लैंग्वेज जो है लोगों को बांटने का काम ना कर बैठे। रिलीजन लोगों को बांटने का काम उस समय कर ही रहा था, पर वो रिलीजन से स्पिल ओवर होकर अगर मान लीजिए लैंग्वेज पे चला जाता तो एक ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती दोस्तों। तो इस कारण से नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने फिर यही बात बोली कि भाई थोड़ा सा इसको वाटर डाउन करते हैं फॉर द टाइम बिंग। तीसरा सबसे बड़ी बात कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, कि वो बार बार यही बातें बोल रहे थे कि भाई देखो, हमारा लैंग्वेज है, हमारे अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और हमारे को अगर आप एक इंडियन यूनियन में निट करके ला रहे हो तो वो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस थे, हम लोगों ने बहुत सारी ऑटोनॉमी की भी चीज़ें जो एक तरीके से हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं वो हमने प्रोवाइड करी। पर सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ईज़िली प्रिंसली स्टेट्स का भी एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। तो समझने की कोशिश ये करो कि जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस का क्रिएशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये बात बोल रही थी कि वी आर नॉट बैकिंग अवे, हमें लिंग्विस्टिक प्रोविंस ऐसा नहीं है कि बनाने ही नहीं है, बनाने तो हैं यार। देखो, प्रॉमिस भी किया है और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो ही इंडिया का यूनियन जो है स्टेबल रहेगा। पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात बोल रही थी उसका पॉइंट समझने की कोशिश करो, वो ये था कि भाई अभी इस मोमेंट पे जब नेशनल चैलेंजेस अपने सामने बहुत बड़े हैं तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को थोड़ा सा रोकना होगा। लेकिन इसके बाद भी साउथ इंडिया से खास करके लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस के डिमांड्स आते रहे। तो जब वो आते रहे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि देखो भाई, ऐसा ना हो कि कोई भी प्रोविंस जो आज की डेट में लिंग्विस्टिक लेवल पे कुछ डिमांड कर रहा है, अगर उसकी डिमांड सुनी नहीं तो कहीं ना कहीं वो सेसेशनिज्म प्रमोट करने में ना चला जाए। तो देखो, डेमोक्रेसी का यही ट्रू एसेंस होता है दोस्तों कि अगर कोई ओपोजिंग वॉइस आ भी रही है तो जेन्युइन डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप उस वॉइस को एक्सेप्ट करो। जेन्युइन डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप उस वॉइस को एटलीस्ट सुनो, उसके कंसर्न्स को अपने सामने पेश करके रखो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि
किसी की वॉइस को सुनना अगर आप बंद ही कर दो ऑल टुगेदर, तो फिर सेसेशनिज्म की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी हिस्ट्री अनफोल्ड करी। बट उस समय गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अगर साउथ इंडिया से कोई लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के डिमांड आ रहे हैं, सुनते हैं उसको। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से एस के धार कमीशन बनाई। तो एस के धार कमीशन को ये बात बोली कि भाई आप स्टडी करो एक पॉसिबिलिटी कि क्या लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस अपने को देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो अभी एस के धार कमेटी बैठ गई। अभी जब एस के धार कमेटी बैठी तो हुआ क्या कि भाई इसने पूरा स्टडी करा एक लिंग्विस्टिक वाले कॉन्सेप्ट को। इसने ये जानने की कोशिश करी कि भाई अपने को लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाने भी हैं, नहीं बनाने, क्या करना है। तो एस के धार कमेटी ने बहुत सारी डिस्कशंस करी, बहुत सारे लोगों से बात करी। फिर उसका खुद का भी एक्सपीरियंस था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक थॉट प्रोसेस था उस समय जो चल रहा था। सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए एस के धार कमीशन ने एक सिंपल सी बात बोली कि देखो भाई, अभी इस मोमेंट पे नेशनल चैलेंजेस ज़्यादा हैं। तो नेशनल चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए अपने को सारा फोकस जो है नेशनल चैलेंजेस पे रखना चाहिए। और अगर कोई प्रोविंस क्रिएट करना भी है तो पहली बात तो उसको लिंग्विस्टिक प्रोविंस को अभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे मत क्रिएट करो। तो देखो, एस के धार कमीशन जो है, इसके बारे में अगर आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की किताबें पढ़ते हो ना, तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन जो ऑथर होता है वो बड़ा क्रिटिकल सा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ इंडियन ऑथर्स का अगर आप पढ़ते हो कभी, तो दे आर स्लाइटली ऑन द क्रिटिकल साइड की भी देखो, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट अस, दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर डिमांड। देखो, यू मे हैव अ डिमांड, ठीक है, हैविंग अ डिमांड इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट देन कन्वेइंग दैट डिमांड इज़ द बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी की यू कन्वे and the other party will listen and then there will be a negotiation about it. But just because you have a demand, you convey and then you expect कि भाई वो demand fulfill हो जाए, तो that is not a true sense of democracy पहली बात तो। But उस समय क्या हुआ कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे वो निराश भी हुए एक तरीके से। उनके राइटर्स ने भी ये बात को काफ़ी एक तरीके से नेगेटिव सेंस में लिखा कि एस के धार कमेटी ने जो रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक डिमांड वो गलत था। एस के धार कमीशन में आपको फिर वही बोल रहा हूँ कि प्रेगमेटिकली सोच रही थी। और आप भी अपने आंसर में जब आप यूपीएससी में लिखते हो तो आपको भी एक प्रेगमेटिक सोच लिखनी है वहाँ पे। तो आपको भी ये जानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं फिर वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, वॉज नॉट अगेंस्ट क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ओनली सेइंग कि भैया अभी अपने पास चैलेंजेस ज़्यादा है, तो कंसिडरिंग कि राइट नाउ वी हैव मोर चैलेंजेस, लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन दोज चैलेंजेस। एक बार अपने वो चैलेंजेस मिटिगेट हो जाएं, उसके बाद हम लोग एक तरीके से ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कल को लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की अगर क्रिएशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वाई नॉट, वी विल नॉट गो फॉर इट, हम लोग जाएंगे। अच्छा, तो इस नज़रिए से जब एस के धार कमीशन ने पूरी स्टडी करी तो उसने ये बात क्लियर कट बोली। तो एस के धार कमीशन ने बोला क्लियर कट कि देखो भाई, कुछ भी हो जाए, अपने को इस मोमेंट पे सबसे इम्पोर्टेंटली एक तरीके से लिंग्विस्टिक प्रोविंस अभी नहीं बनाना है। अगर प्रोविंस बनाना है तो बनाओ, पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे मत बनाओ, क्योंकि अभी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज्ड हैं सोसाइटी की। तो एस के धार कमीशन ने क्या बोला, उसने कहा कि देखो भाई, कोई भी अगर आपको स्टेट बनाना है इस समय, तो सबसे पहले जोग्राफिकल कॉन्टिग्विटी को देखो कि देखो भैया, एक जोग्राफिकल कॉन्टिगुअस जोन होना चाहिए, एक ऐसा इलाका होना चाहिए जो जोग्राफिकली यूनाइटेड हो, जिसको जोग्राफिकली यूनाइट करने से कहीं ना कहीं एक स्टेट की इफेक्टिवनेस दिखे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल उसने जोग्राफिकल कॉन्टिग्विटी बोला। फिर दूसरी बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंटली दोस्तों ये बात बोली कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर कोई स्टेट बन रहा है ना, तो उसको ये देखो कि वो एफिशिएंट होगा भी या नहीं होगा। यार सिंपल सी बात है, देखो नया स्टेट का क्रिएशन हो रहा है, नया इंडिया बना है इस समय, उस समय चैलेंजेस बहुत होने हैं, डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी है, वो सारे चैलेंजेस जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट फाइनेंशियली एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, और लैंग्वेज को केटर करने के टाइम पे अगर हम लोग मान लीजिए कि फाइनेंशियली स्टेट के प्रूडेंस को और फिजिकल प्रूडेंस को अगर हम भूल जाएं, तो फिर वो स्टेट लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं होगा। सोच के देखो इस बात को कि भाई आपने लिंग्विस्टिक डिमांड फुलफिल कर दी, बिकॉज ठीक है वो एक पॉपुलर सेंटीमेंट था, पर दोस्तों देश पॉपुलर सेंटीमेंट पे नहीं चलता है, देश चलता है प्रूडेंस पे, प्रैग्मेटिज्म पे। तो प्रूडेंस और प्रैग्मेटिज्म यही कहती है कि भाई आपको कम्युनिटी की डिमांड को भी समझना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उस डिमांड से ऊपर की कोई मेटा डिमांड, कोई लार्जर डिमांड तो नहीं है। और लार्जर डिमांड हमारे सामने इस समय यही थी कि भाई अगर कोई स्टेट बन भी रहा है तो उसका फाइनेंशियल एफिकेसी होना, वो फाइनेंशियली स्मूदन होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तीसरा इसने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, इसने बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो रीजन वायबल होना चाहिए। अब अगर आप स्टेट बना रहे हो और वो रीजन में ऐसे ऐसे आपने मान लीजिए इलाके जोड़ दिए कि जो स्प्रेड आउट है,
कि एक पार्ट इधर है स्टेट का और दूसरा पार्ट दूसरे स्पीकिंग एरिया का उधर है, तो दोनों जगहों के बीच में अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्टेट आ रहा है तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी नहीं है। अब आप ये पॉइंट ध्यान इसलिए रखना क्योंकि अभी जब हम बात करेंगे आगे जाके अगले सब्सिक्वेंट वीडियोस में नागालैंड के इशू की, तो जो नागालैंड में जितने भी ये ग्रुप्स थे इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी, ये कहने लगे ग्रेटर नागालिम का कॉन्सेप्ट। अब ग्रेटर नागालिम में क्या है कि भाई एक तो नागालैंड है, उसके बाद ये कहते हैं कि नागालैंड के आसपास वाले इलाके दूसरे स्टेट्स में। अब यार देखो, कोई एरिया नागालैंड के साथ असम में है और असम में अगर कहीं पे नागाज रह रहे हैं तो वो एरिया जो असम में है जहाँ पे नागाज रह रहे हैं, आप उस एरिया को नागालैंड का अगर आप पार्ट बना के बोलो ग्रेटर नागालैंड में, तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी तो खत्म हो गई। तो देखो, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो अपने को यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली इंश्योर करनी थी कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप वो ग्रेटर नागालैंड का पॉइंट ध्यान रखोगे अभी, तो आप ये भी समझोगे कि भाई इस केस में फिर फाइनेंशियली आप सोचोगे उस पूरे टेरिटरी को ग्रेटर नागालैंड के एडमिनिस्ट्रेट करने में भी कितने चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि भाई टैक्सेशन लगाना, टैक्सेशन करना, फिर वो इंटर स्टेट मूवमेंट होना, वो सब होना, कितने सारे चैलेंजेस हैं। तो थिंक अबाउट इट, एसके धार कमीशन हैज़ बीन सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट यू नो द आइडिया हियर इज़ कि जब हम लोग यूपीएससी में आंसर लिख रहे हैं तो अपने को यार बिल्कुल एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। और गवर्नमेंट का कमीशन है तो वी कांट बी क्रिटिकल अबाउट इट ऑल्सो। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के कमीशन में कोई कमियां हो तो वी कैन ऑलवेज हाईलाइट दैट, पर ये बोलना कि गवर्नमेंट की कमीशन की सारी रिकमेंडेशन बेकार थी, वो तो यार देखो यू कैन नॉट डू दैट एटलीस्ट इन द यूपीएससी आंसर, बिकॉज आपका एग्जाम निकालना एक ऑब्जेक्टिव है। अभी एग्जाम निकालने के बाद आप जीवन में जो मर्जी करो, बट अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि बहुत प्रैग्मेटिज्म थी उसके पूरे अप्रोच में। अच्छा, और लास्ट पॉइंट जो एसके धार कमीशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, वो बोला कि भाई पोटेंशियल होना चाहिए डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है वो स्टेट में अगर होगा तभी एक तरीके से जो है स्टेट एक वाइबल रीजन बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी है कि एसके धार कमीशन ने एक तरीके से मेटा नरेटिव जो था उस समय उसको सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं एसके धार कमीशन ने ये बात बोली कि देखो भाई, हमें एक तरीके से लार्जर नेशनल यूनिटी जो है उसको अभी प्रायोरिटी देनी है। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि भाई एक तरीके से ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि कंट्री कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए इन द केस ऑफ एक्सेप्टिंग सम शोविनिस्ट डिमांड्स विच आर देयर। वी विल accept these regional demands, but at a right time and the right place, not right now specifically when we are witnessing much bigger challenges for our existence altogether. तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको एक लार्जर थिंकिंग क्लियर हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच और थॉट प्रोसेस क्या था, और ख़ास करके एसके धार कमीशन जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा है हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स में। तो आई होप कि इस वीडियो के तहत आपको वो थोड़ा सा जो प्रैग्मेटिज्म वाला एंगल है वो समझ आया होगा। तो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप you will continue to enrich your knowledge base. Thank you.